आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। यह क्लास आपका खोटा का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग उपन्यास, नाटक और एकांकी इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कहानी को पढ़ चुके थे और इन टॉपिक्स में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10-10 मार्क्स के। मतलब आपका ये टॉपिक जो है 20 नंबर का है। तो अगर आप लोग क्लास को ढंग से करते हैं और नोट्स को समझ करके याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। खोटा उपन्यास स्वरूप पढ़ेंगे और लेखन परंपरा पढ़ेंगे। लेखन परंपरा मतलब विकास। तो सबसे पहले उपन्यास क्या है उसको देखते हैं। तो उपन्यास शब्द उप आर न्यास कर मेल से बनल है। इसका हिंदी होगा उपन्यास शब्द। तो हिंदी में शब्द लिखते हैं इस तरह से, लेकिन खोटा में शब्द जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो उपन्यास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिल करके बना है, उप और न्यास। तो और को खोटा में आर लिखते हैं, तो उप आर न्यास कर मेल से बनल है। तो उपन्यास शब्द उप आर न्यास के मेल से बना है। उप माने नजीक। यहाँ पे उप का जो मतलब है उसका मतलब नजीक, मतलब नज़दीक है, सामने का है। आर न्यास माने, और न्यास का मतलब राखल चीज़, मतलब कोई रखा गया चीज़, या कृति मतलब रचना है। तो उप माने नजीक, मतलब उप का मतलब सामने होता है, और न्यास का मतलब रखा हुआ वस्तु या फिर कोई रचना है। और यहीं से उपन्यास का डेफिनेशन आपका निकल के आएगा। मनेक 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 का मतलब होता है मतलब, पासे राखल मतलब पास में रखा, ऐसन कृति मतलब ऐसी रचना, जकरा पढ़ल से जिसको पढ़ के ऐसन भाव बोध है, वह ऐसा भाव बोध होता है कि ई हामिने कर जीवनेक घटना लागे। मतलब ये हम ही लोग के जीवन का कोई घटना है। यानी मतलब ऐसन कई घटना, ऐसे कई घटना ई ढंग से गाथल जाए, मतलब ऐसे कई घटनाओं को इस तरह से एक साथ रखा जाता है, गाथल जाता है कि वो काल्पनिक है क्यों सही लागे, मतलब वो काल्पनिक होकर भी सही प्रतीत होता है। तो ये आपका खोटा उपन्यास का डेफिनेशन हुआ। उपन्यास में मानव जीवन कर प्रतिनिधित्व रूप रहे। तो उपन्यास में मानव जीवन का प्रतिनिधित्व वाला रूप रहता है। कई घटना रहे, मतलब कई घटना रहता है जे फूलक माला नियर, जो फूल के माला की तरह गाछल, मतलब कि जैसे फूल का माला जो है एक एक फूल को गाथ करके बनाया जाता है, तो उसी तरह से उपन्यास में बहुत सारे घटनाएं होती हैं। तो उन्हीं घटनाओं को फूल की माला की तरह गाँच करके, मतलब गाछल रहे, मतलब कि एक साथ जुड़ा रहता है। तो जिस तरह से हम लोग कहानी का डेफिनेशन पढ़े थे उसी तरह उपन्यास का डेफिनेशन, फिर कहानी का भेद पढ़े थे, तो फिर हम लोग उपन्यास का भी भेद पढ़ेंगे। उपन्यास कर 6 गो तत्व, भेद नहीं ये तत्व है, तत्व हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी है। उपन्यास कर 6 गो तत्व मानल गेल है। उपन्यास का 6 तत्व माना गया है, वो है, और वो जो है नीचे लिखा हुआ है। तो पहला है इसमें कथा वस्तु, कहानी में भी कथा वस्तु था। दूसरा है पात्र या फिर चरित्र, ये भी आपका कहानी में भी देखे होंगे। फिर कथोपकथन मतलब संवाद, इसमें भी है। देश काल या फिर परिस्थिति व वातावरण, देश काल का परिस्थिति कह लीजिए या फिर वातावरण। उद्देश्य और भाषा शैली। अब इन्हीं को हम लोग जो कहानी में पढ़े थे सेम आपको इसमें भी वही सब मिलेगा। तो कथा वस्तु में क्या है, कथा वस्तु उपन्यासक जरूरी तत्व लागे। तो इस लाइन को आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, कथा वस्तु कहानिक जरूरी तत्व लागे। मतलब ये होता है कि कथा वस्तु उपन्यास का जरूरी तत्व है। काहे कि बिना कथा वस्तु कोनो उपन्यासक कल्पना नाय करल जाय पारे, क्योंकि बिना कथा वस्तु के कोई भी उपन्यास का कल्पना नहीं
किया जा सकता है। तो ये लाइन आप वहाँ कहानी के लिए भी लिख सकते हैं। बिना कथावस्तु कोनो कहानीक कल्पना नाय करल जाए पारे। मतलब वहाँ पे हो जाएगा बिना कथावस्तु के कोई भी कहानी का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग कोई भी एक वाला भी याद कर लेंगे, उसी को हर जगह कॉपी पेस्ट आपको करना है। बस उपन्यास है तो उपन्यास हटा के कहानी लिख देना है और कुछ नहीं है। एकर कथावस्तु कोनो घटना पर रहे है, और कथावस्तु जो होता है कोनो घटना पर रहे मतलब किसी घटना पर होता है। नेक्स्ट है पात्र। पात्रों मतलब पात्र भी उपन्यास एक जरूरी तत्व लागू। पात्र भी उपन्यास का जरूरी तत्व है। पात्र कोइयो है पारे। पात्र जो है कोई भी हो सकता है। मनवई मतलब मानव, या मनवई छाड़ा दोसर कोई, मतलब मानव को छोड़ करके कोई दूसरा, जैसे कि शेर, भालू, वृक्ष। घटना के मुताबिक तो घटना के मुताबिक पात्रक चरित्र के उभरावल जाए। घटना के मुताबिक पात्र के चरित्र को उभराया जाता है। तो सेम चीज़ हम लोग कहानी में भी पढ़े थे। नेक्स्ट है कथोपकथन, जिसको हम लोग संवाद भी कहते हैं। संवाद मैंने बातचीत, संवाद जिसका मतलब बातचीत है। उपन्यास से हैवक चाहिए, तो उपन्यास में होना चाहिए। बातचीत कहानिक पात्र के सजीव और स्वाभाविक बनवे है। बातचीत जो है कहानी के पात्र को सजीव और स्वाभाविक बनाता है। नेक्स्ट आपका देश काल। देश काल के वातावरण या परिवेश कहल जाए। तो देश काल को या तो वातावरण, आप वातावरण भी लिख सकते हैं, या परिवेश, परिवेश को परिवेश भी लिख सकते हैं, कहल जाए। मने घटना और पात्र दुइयों के सामयिक परिवेश में लय के राखल जाए। तो यहाँ पे देखते फिर से देश काल के वातावरण या परिवेश कहल जाए। तो ये लाइन क्लियर है कि देश काल को वातावरण या फिर परिवेश कहा जाता है। मतलब मैंने का मतलब घटना और पात्र, घटना और पात्र दुइयों के मतलब दोनों को ही, मतलब घटना और पात्र दोनों को ही समय के परिवेश में ले करके रखा जाता है और ओकर मुताबिक ढालल जाए, और उसी के मुताबिक जो है ढाला जाता है। नेक्स्ट आपका उद्देश्य। उद्देश्य तो उपन्यासकार कोनो न कोनो उद्देश्य लेके उपन्यास लिखा है। तो उपन्यासकार जो है कोई न कोई उद्देश्य लेकर के ही उपन्यास को लिखते हैं। इसी तरह से कहानी में पढ़ते हैं, कहानीकार कोनो न कोनो उद्देश्य लेके कहानी लिखा है। ये उद्देश्य उपन्यास से लुकाइल रहा है, और ये उद्देश्य जो है उपन्यास में छिप कर, मतलब लुकाइल का मतलब हुआ कि छिपा हुआ रहता है, और ढपाइल का भी मतलब वही होता है, छिपा हुआ रहता है। एकर देखाड़ हेले मतलब इसको अगर उजागर हो जाए, उद्देश्य अगर पहले ही उजागर हो जाए तो उपन्यासक कला सुंदरई खत्म हो जाए। उपन्यास का कला सुंदरता जो है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका भाषा शैली। उपन्यास कारक भाषा शैली पाठक के रिझवा है। उपन्यास का भाषा शैली जो है वो पाठक को रिझाता है। आपन बाटे खींचा है, अपने ओर खींचता है। आपन बाटे मोह है, अपनी तरफ जो है मोहता है। आर मोहे बांध के और आर ओहे बांध के राखे पा रहा है। मतलब भाषा शैली ही जो सुनने वाला है या देखने वाला है उसको बांध करके रख सकता है। से खातिर उपन्यास के भाषा शैली सहज एवं सरल हेवेक चाहिए। इस लाइन को ऐड कर लीजिएगा। से खातिर उपन्यास के भाषा शैली सहज और सरल हेवेक चाहिए, इसको ऐड कर लीजिएगा इस लाइन को। अब नेक्स्ट इसमें खोट्ठा उपन्यास साहित्यिक लेखन परंपरा। उपन्यास साहित्य के लेखन का परंपरा, या फिर अब विकास भी पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है, और लेखन परंपरा भी पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है। तो इसको भी आप देखते हैं। खोट्ठा उपन्यास लिखक परंपराओं पानोरी जुगे से शुरू है। तो जिस तरह से कहानी भी पानोरी युग से शुरू हुआ था, उसी तरह से उपन्यास लिखने का भी परंपरा जो है वो आपका पानोरी युगे से, मतलब पानोरी युग से ही शुरू हुआ। और उनका साहित्यिक संगी और उनके साहित्य का जो दोस्त है, साहित्य का दोस्त, संगी मतलब दोस्त होता है,
विश्वनाथ दसोंधी राज। 60 दशके तेतरी नामक उपन्यास लिखल रहत। अब यहाँ समझिए कि खोटा उपन्यास लिखक परंपराऊ, मतलब कि खोटा उपन्यास लिखने का परंपरा भी, यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज है, इसलिए परंपरा भी पानवरी युगे से शुरू है, मतलब पानवरी युग से ही शुरू हुआ। और उनखर साहित्यिक संगी, मतलब उनके साहित्य लिखने वाला जो दोस्त है, मतलब साथ में दोनों साहित्य लिखते थे, दोस्त का नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज जी लगा दिए। 60 दशक, मतलब ये राइटर विश्वनाथ दसोंधी राज जी जो है वो 60 के दशक में तेतरी नाम का उपन्यास लिखे थे। मगर विडम्बना की वो किताब एखन तक छपायल ना है, लेकिन ये विडम्बना है कि अभी तक वो किताब जो है छपा नहीं है। वजह साफ है, मतलब वजह जो है साफ है, वजह को यहाँ पे वजह लिखते हैं, वजह साफ है कि खोटा है, मतलब खोटा में जे बा किताब है, जो भी किताब है लेखक के अपने छपवे पड़ा है, लेखक को अपने ही छपवाना पड़ता है इनकर दूसर उपन्यास। तो ये रीज़न है कि खोटा में जो भी उपन्यास या कहानी है लेखक को खुद ही छपवाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी कोई रचना जो है प्रकाशित नहीं हो पाता। इनकर दूसर उपन्यास भगजोगनी है। विश्वनाथ दसोंधी राज जी का जो दूसरा उपन्यास है वो क्या है, भगजोगनी है। ये छपल है, जो कि छपा हुआ है 2004 में छपा है, और 2004 में बालीडी खोटा कमेटी बाटले किसके द्वारा, 2004 में छपा है बालीडी खोटा कमेटी के तरफ से, बाटे ले मतलब हुआ के तरफ से। खोटा उपन्यास पुनर्जागरण काल, खोटा उपन्यास के पुनर्जागरण का काल मानेक मतलब 1980 से 2000 कर मांझे इस समय लिखाइल और छपल है। श्री चितरंजन महतो चित्राकर लिखल उपन्यास जिंदगी टोह जे 1985 में छपल है। तो चितरंजन महतो चित्रा जी का उपन्यास है जिंदगी टोह, और वो उपन्यास जो है 1985 में छपा है। एकर बादे तो इसके बाद ए.के. झा जी सैर सगरठ, ए.के. झा जी का जो उपन्यास है वो है सैर सगरठ, इसके बाद छपा जिंदगी की डोह के बाद। नेक्स्ट है डॉक्टर झा जी, ए.के. झा जी सैर सरगठ 2011 में झारखंड झरोखा प्रकाशक छपल है। तो ए.के. झा जी का जो सैर सरगठ है ये आपका 2011 में झारखंड झरोखा प्रकाशन से छपा था। विकास काले मनेक 2000 कर बाद है, मतलब विकास काल मतलब 2000 कर बाद का जो समय है। इम्तियाज गदर कर लिखल नाटक, ये राइटर है इम्तियाज गदर, इनका लिखा नाटक है पारसनाथ। तो लिखल नाटक पारसनाथ है। जे उपन्यासिक नज़रे खरा ना है, जो कि उपन्यास के नज़र में खरा नहीं है, मतलब उपन्यास में जितना बड़ा होना चाहिए स्टोरी उतना बड़ा नहीं है। मगर ओकरा बोड़ कहानी कहे पारा, मतलब इतना बड़ा नहीं है कि उसको उपन्यास कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर है कि उसको बड़ा कहानी कहा जा सकता है। और ना तो छोट मोट उपन्यास या फिर छोट मोट उपन्यासिक छोटा मोटा उपन्यास कह सकते हैं। ई छपल है 2000 में और ये छपा है 2000 में। फिर एक और दूसरा संस्करण, फिर इसका दूसरा संस्करण जो है झारखंड झरोखा से छपल है। दूसरा संस्करण जो है इसका मतलब इम्तियाज गदर जी का लिखा हुआ पारसनाथ, इसका दूसरा संस्करण झारखंड झरोखा से छपा है। तो ये आपका खोटा उपन्यास का विकास हो गया शुरू में कि विश्वनाथ दसोंधी राज लिखे थे, लेकिन एक किताब का पब्लिकेशन नहीं हो पाया था, उसका रीज़न भी दे दिया गया है। फिर आपका पुनर्जागरण काल के बारे में बताया गया, फिर विकास, और फिर अभी के काल में। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट नाटक। अब नाटक में देखिए, नाटक साहित्यिक मतलब नाटक जो है वो साहित्य का एगो ऐसन विधा है, मतलब एक इस प्रकार का कला है जे लिखित और अभिनीत दुइयो हवे है, मतलब जिसको लिखा भी जाता है और जिस पे अभिनय भी किया जाता है। अभिनय मतलब हुआ एक्टिंग। तो नुक्कड़ नाटक वगैरह आप लोग देखे होंगे। एकर में कोनो कहानी कथानक के, तो ये कहानी यहाँ पे हटा दीजिए। एकर में कोनो कथा मतलब इसमें
किसी कथा के कथानक, कथानक मतलब कथावस्तु के जे पात्र के माध्यमे, जो पात्र के माध्यम से कहल गेल है, जो भी कहा जाता है पात्र के माध्यम से, ओकरे रूपेक वेशभूषा पिंध के, मतलब उसी पात्र के रूप में वेशभूषा मतलब हुआ कि वस्त्र धारण करके, पिंध के मतलब हुआ धारण करना, पहन के, बोले बतियाइक ऐसन हाव भाव देखबे कि देखवैया के ई जान के रीझ उठे है कि ई सच ओहे लागे। तो इसमें पहले ये समझिए आप कि किसी भी कथा का जो कथानक है और जिसे पात्र के माध्यम से कहा गया है, कहा जाता है, तो उसी पात्र का रूप धर के, मतलब कि उसी पात्र का जो रूप है सेम वेशभूषा पहन के इस प्रकार से बोला जाता है या फिर इस प्रकार का हाव भाव दिखाया जाता है कि जो देखने वाला है वो ये जान के रीझ उठता है कि इस सच में ओहे लागे। मतलब जिस प्रकार का पात्र कहानी में रखा जाता है, लिखा जाता है या दिखाया जाता है, सेम हूबहू नाटक में वही पात्र जो है कोई आदमी एक्टिंग करता है उस पात्र का, और जो देखवैया है मतलब कि जो देखने वाला है उसको लगता है कि बिल्कुल वही पात्र है जो उसके सामने एक्टिंग कर रहा है। तो एक बार इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं। एकर में कोनो कथाक मतलब इसमें कोई कथा का कथानक, कथानक के जे पात्र के माध्यम में, जिसे पात्र के माध्यम से कहल गेल है, कहा गया है, ओकरे रूपेक मतलब उसी के रूप के वेशभूषा पिंध के मतलब वेशभूषा पहन कर, बोले बतियाइक मतलब बोलने और बतियाने का ऐसा हाव भाव देखबे, इस तरह का हाव भाव दिखाता है कि देखवैया की देखने वाला जो है ई जान के रीझ उठे है। तो ये जान के रीझ उठता है कि इस सच ओहे लगे, कि इस सच में वही पात्र है जो हम लोग कहानी में पढ़े थे। एकरे लीला कहल जाए, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, लीला भी कहा जाता है। नाटक को खोटा में लीला भी कहते हैं। जैसे रामलीला देखल जाए, जैसे कि रामलीला दिखाया जाता है। नाटक एक सफलता रंगमंच पर होवे है, नाटक का सफलता जो है वो रंगमंच पर होता है। मने एक नाटक वह सफल है जो रंगमंच पर देखल जा पाए, वही सफल नाटक है जिसे रंगमंच पर दिखाया जा सकता है। आज नाटक का दो रूप है। आज जो है नाटक का, आज के समय में नाटक का दो रूप है। एक जो लिखल जाए, एक जो लिखा जाता है जकरा पढ़ल और पढ़वल जाए, और जिसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और जो दूसरा है वो है जे रंगमंच में देखल जाए, जो कि आपका स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। जे नाटक देखल जाए, जो नाटक दिखाया जाता है बा खेलल जाता है जाए, या फिर जिसे खेला जाता है, ओकरे खातिर रंगमंच हवे के जरूरी है। तो इस तरह के नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है नाटक के एक तत्व, मतलब नाटक का तत्व। यहाँ पे भी सेम आपको वही सब मिलेगा, कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, उद्देश्य, भाषा शैली, और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा अभिनयता। बाकी सेम आपका कहानी और उपन्यास के जैसे ही होगा। तो कथावस्तु में क्या है कि नाटक के कथानक के कथावस्तु कहल जाए। तो नाटक का जो कथा है उसी को कथावस्तु कहा जाता है। नाटक के कथावस्तु इतने बोल्ड हेबाक चाहिए, नाटक का कथावस्तु जो है इतना ही बड़ा होना चाहिए कि वो रंगमंच पर देखल जा पाए, कि उसको स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके। 2-3 घटना के भीतरे खत्म हेवे पारे, मतलब 2-3 घटना के भीतर खत्म हो सकता है। पात्र जो है हर कहानी कथा कोनो पात्र कर हेवे है। कोई भी कहानी या कथा जो है वो पात्र के ही ऊपर होता है। नाटकों कर पात्र में एगो मुख्य पात्र, नाटक के भी पात्र में एक क्या होता है, मुख्य पात्र होता है जकरा नायक कहल जाए, जिसको नायक कहा जाता है। और दूसरा प्रतिनायक, और दूसरा को क्या कहते हैं, प्रतिनायक पात्र हेवक चाहिए। मतलब दूसरा जो है उसको प्रतिनायक पात्र होना चाहिए, जे नायक के संघर्ष करे खातिर, जो कि नायक के को संघर्ष करने के लिए उकसाता है। मने एक नायक के काम में बाधा डाला है। मतलब एक हीरो तो एक विलन, तो हीरो को हो गया नायक, और इसका अपोजिट में जो रोल करता है वो प्रतिनायक। और यही प्रतिनायक जो है
जे नायक के संघर्ष करे खातिर उकसावे है, जो नायक को संघर्ष करने के लिए उकसाता है। मनेक नायक के काम में बाधा डाले, मतलब नायक के काम में बाधा डालता है। नायक कर संगे संगे कहीं कहीं नायिकाओं है, वह नायक के साथ साथ कहीं कहीं नायिका भी होती है। जे नायक कर बहू या प्रेमिका है एक, जो नायक का या तो वाइफ होती है या तो प्रेमिका होती है। नेक्स्ट संवाद। संवाद मैंने एक बातचीत, नाटके हवे चाहिए, नाटक में संवाद होना चाहिए। बातचीत नाटक के पात्र के सजीव और स्वाभाविक बनवा है। बातचीत जो है वो नाटक के पात्र को स्वाभाविक और सजीव बनाता है। नेक्स्ट देशकाल। देशकाल के वातावरण या परिवेश कहल जाए, देशकाल को वातावरण या परिवेश कहा जाता है। मैंने मतलब कि घटना और पात्र दुइयों के, घटना और पात्र दोनों को ही समयिक परिवेश से, मतलब समय के परिवेश में ले के रखल जा है, समय के परिवेश में लेके रखा जाता है और ओकरे करे और ओकरे मुताबिक और उसी के मुताबिक ढालल जाए और उसी के मुताबिक ढाला जाता है। तो ये देशकाल हूबहू कहानी और उपन्यास जैसा ही था। नेक्स्ट है उद्देश्य। नाटककार कर कोनो न कोनो उद्देश्य लेके नाटक लिखा है। नाटककार जो है कोई न कोई उद्देश्य लेके नाटक को लिखता है। ये उद्देश्य नाटक लुकायल रहा है और ये उद्देश्य जो है नाटक में छिपा हुआ रहता है, ढपायल रहा है, छुपा हुआ रहता है। एकर देखाड़ है और इसके उजागर होने से नाटक के कला सुंदराई खत्म हो जाए। नेक्स्ट भाषा शैली। नाटक के भाषा शैली पाठक के रिझवा है। नाटक का भाषा शैली जो है पाठक को रिझाता है। आपन बाटे खींचे है, अपनी ओर खींचता है। आपन बाटे मोहे है, मतलब उसको अपनी तरफ ही रखता है। और मोहे बांध के रख पारे, मतलब अपने मुँह में बांध करके रख सकता है। भाषा शैली, तो एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। शैली खातिर नाटक के भाषा शैली एकदम सहज और सरल हेवेक चाहिए। नेक्स्ट है अभिनयता। नाटक का मुख्य उद्देश्य अभिनयता है। नाटक का मुख्य उद्देश्य जो है वो अभिनेता है। अभिनय खातिर रंगमंच जरूरी है और अभिनय करने के लिए रंगमंच जरूरी है। खोटा नाटक एक लेखन परंपरा। तो खोटा नाटक का लेखन परंपरा हम लोग देखेंगे अभी। अब लेखन परंपरा में है, स्टार्ट करते। श्रीनिवास पानोरी जी लिखल पहिल नाटक एक नाम है उद्भासल कर्ण। तो श्रीनिवास पानोरी जी के लिखा हुआ पहिल मतलब पहला नाटक का नाम है उद्भासल कर्ण। और दूसरा छपल नाटक एक नाम है और दूसरा छपा हुआ नाटक का नाम है चाभी काठी। उद्भासल कर्ण नाटक 1963 ईस्वी लिखल लागे। उद्भासल कर्ण नाटक जो है वो 1963 ईस्वी में लिखा गया है। लिखल लागे मतलब लिखा गया है। एकर कथानक मतलब इसका जो कथावस्तु है महाभारत करे, इसका जो कथावस्तु है वो महाभारत का ही है। और प्रमुख पात्र कर्ण है और प्रमुख पात्र जो है वो कर्ण है। ये नाटक है मोटे 11 दृश्य है। इस नाटक में टोटल आपका 11 दृश्य है। एकर कथावस्तु महाभारते करे है और इसका कथावस्तु जो है वो महाभारत में जो है वही है। श्रीनिवास पानोरी जी का दूसरा नाटक चाभी काठी है। श्रीनिवास पानोरी जी का दूसरा नाटक जो है वो क्या है, चाभी काठी। ये मौलिक है और जो क्या है मौलिक है। एकर कथावस्तु है साहूकारक सूदखोरी और इसके कथावस्तु में साहूकार का सूदखोरी, ठेपा लगाए के जमीन हथियावेक मतलब कि अंगूठा लगा करके, ठेपा लगाई मतलब अंगूठा लगा कर के जमीन हथियाने वाला। और ऐयासिक भाव लेके पात्र कालूराम है और ऐयासी वाला भाव भी है और ये सभी चीज़ आपको दिखेगा कालूराम में, तो कालूराम में है। नवजुगक लेखक मनेक पानोरी जी संगी विश्वनाथ दसोंधी राज अजगर नाटक लिखल हत। तो पानोरी जी के जो संगी है विश्वनाथ दसोंधी राज वो अजगर नाटक लिखे हैं। जकरा लुआठिक संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी 2004 में छपवल है। और ये जो अजगर नाटक लिखा गया है विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा, वो छपवाया गया है किसके द्वारा, तो जकरा लुआठी के संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी
तो ये पूरा नाम है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी जी, इनके द्वारा 2004 में छपवल है, 2004 में छपवाए हैं। एकर में गाँवक जमींदार, मंदिरक पुजारी और थानाक दारोगा के अजगर कहल गेल है। अब इस नाटक में गांव का जमींदार, मंदिर का पुजारी और थाना के दारोगा को अजगर कहा गया है। छपाई के अगवाइल नाटक डाह नाटक जे सुकुमार जी लिखल लागे। छपाई के अगवाइल नाटक डाह नाटक जे सुकुमार जी के लिखल लागे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो छपा हुआ नाटक है वो डाह है, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ई नाटक गाँवक परजरुआ लोकक में डाह जखन, डाह का मतलब होता है जलन, तो यही चीज़ कहा गया है। ई नाटक में गांव का परजरुआ लोकक मतलब आदमी में जब डाह जखन जन्म ले है, मतलब जब जन्म ले लेता है तो बर्बाद कर के छोड़ा है, तो वो बर्बाद करके ही छोड़ता है। परजरुआ मतलब दूसरा आदमी, मतलब आप सक्सेस कर रहे हैं तो दूसरा आदमी आपसे जलने लगता है, तो उसी को परजरुआ बोला गया है, दूसरे आदमी को। तो गाँवक परजरुआ लोकक मतलब दूसरे आदमी में डाह जखन जन्म ले है, मतलब डाह मतलब जलन जो है जब जन्म ले लेता है तो फिर जब तक बर्बाद नहीं करता है तब तक वो छोड़ता नहीं है। गांव जब कोई बढ़े लगे है, गांव में जब कोई आगे बढ़ने लगता है, बढ़े लगे है मतलब आगे बढ़ने लगता है। आर परजरुआ मने जब डाह आए जाए, और परजरुआक मतलब दूसरे आदमी के मन में, मने मतलब मन में जब डाह आए जाए मतलब जब जलन का भाव आ जाता है तो वो घर फोड़े मतलब घर को फोड़ने के लिए का हर कोशिश करे है, हर प्रकार का कोशिश करता है। कोशिश के लिए एक शब्द और है कोर्निश, ये भी आप लिख सकते हैं, कोशिश भी आप लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। खोरठा साहित्य विकास काल 2000 कर बाद से मानल गया है। खोरठा साहित्य में विकास काल जो है वो 2000 के बाद को माना गया है। एकर बादे जे बा नाटक लिखल गेल, इसके बाद जो भी नाटक लिखा गया है वो विकास कालिक सीमानाएँ है, वो सभी जो है विकास काल के ही सीमा के भीतर है। एकर में महेंद्र प्रबुद्ध कर लिखल नाटक, और इसी समय में लिखा गया महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा एक नाटक लिखा गया है 3 काठ धान, बेसी लोकप्रिय है। ये नाटक बहुत लोकप्रिय है। ये नियर खोरठा साहित्य नाटक के विकास तीनों पहर है, पानुरी युग, झा युग और विकास युग में लिखल गेल है। नाटक रूप भी यह नियर बढ़ल है, और नाटक रूप भी यह नियर बढ़ल है, मतलब नाटक का रूप भी इसी तरह से बढ़ा है। पहले पानुरी युग में कुछ हुआ, फिर झा युग में, और फिर विकास युग में। शुरू के नाटक से बादक नाटक में विकास पावल गेल है। शुरू के नाटक से बाद के नाटक में विकास पाया गया है, मतलब पहले का नाटक उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन बाद के नाटक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप किया। अब अगला टॉपिक जो है वो है आपका एकांकी। तो एकांकी साहित्य का नवा रूप लागे। एकांकी जो है वो साहित्य का नया रूप है। ये पश्चिमी साहित्य देन लगे, और ये जो है पश्चिमी साहित्य का देन है। एकांकी माने एक अंक एक नाटक। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक। दृश्य नज़रिए एकांकी दो रकमें हवे है। दृश्य के नज़र से एकांकी जो है वो 2 तरह का होता है। एक दृश्य मतलब एक दृश्य का, और सेकंड है एक ले बेसी दृश्य, एक से ज़्यादा दृश्य का। एकर कथा प्रवाह जो है वो जोरिया नियर बड़ा तेज़ी से बोहे है और चाँड़े सिराए जाए। और इसका कथा प्रवाह जो है मतलब झरना की तरह, जोरिया की तरह बड़ा तेज़ी से बहा है, बहुत तेज़ी से बहता है, और चाँड़े मतलब जल्दी ही सिरा जाए, ख़त्म हो जाता है। दूसरा रकम एकांकी है, दूसरे तरह का एकांकी जो है जिसमें एक ले बेसी दृश्य। तो दूसरा रकम एकांकी है एक से बेसी दृश्य हवे है, एक से ज़्यादा दृश्य रहता है, मगर 4-5 से बेसी ना है चाहिए, लेकिन 4-5 दृश्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एकांकिक तत्व तो ये भी वही सब है। कथावस्तु एकांकिक जरूरी तत्व लागे। एकांकी का जरूरी तत्व है, काहे कि बिना कथावस्तु के कोनो एकांकिक कल्पना ना करल जाए पारे।
किसी भी एकांकी का कल्पना नहीं किया जा सकता है। एकांकीय कथा वस्तु ढेर लंबा नाय, मतलब एकांकी का कथा वस्तु जो है बहुत लंबा नहीं मगर कम घटना रहा है, लेकिन कम घटना रहता है। पात्र, पात्रों एकांकी के जरूरी तत्व लागे, पात्र भी एकांकी का जरूरी तत्व है। पात्र कोइयो हैवे पारे, पात्र जो है कोई भी हो सकता है, मनवई या मनवई छाड़ा दोसर कोई, मानव या फिर मानव छोड़ करके कोई दूसरा भी। घटना के मुताबिक है, मतलब घटना के मुताबिक पात्र के चरित्र के उभरावल जा है, पात्र के चरित्र को उभराया जाता है। ये सब हम लोग पहले भी पढ़े सेम। नेक्स्ट है संवाद या कथोपकथन। संवाद मैंने एक बातचीत, संवाद का मतलब बातचीत होता है। एकांकीय मतलब एकांकी में हैवक चाहिए, संवाद या मतलब बातचीत जो है एकांकी में होना चाहिए। बातचीत एकांकी पात्र के, बातचीत जो है एकांकी के पात्र को सजीव और स्वाभाविक बनवा है, सभी सजीव और स्वाभाविक बनाता है। नेक्स्ट आपका देश काल। देश काल के वातावरण या परिवेश कहल जाए, तो वातावरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वातावरण, ये भी चलेगा, ये लिख दिए तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या परिवेश कहल जाए मने घटना और पात्र दुइयों के, मतलब घटना और पात्र दोनों को ही समय के परिवेश में, समय के परिवेश में ले करके रखा जाता है और ओकर मुताबिक ढालल जाए और उसी के मुताबिक ढाला जाता है। नेक्स्ट आपका उद्देश्य। तो उद्देश्य एकांकी कर कोनो न कोनो उद्देश्य लेके एकांकी लिखा है। एकांकीकार जो है कोई न कोई उद्देश्य ले करके ही एकांकी लिखते हैं। ये उद्देश्य एकांकीय लुकायल रहा है, ढपायल रहा है, और ये उद्देश्य जो है एकांकी में छिपा हुआ रहता है, ढपा हुआ रहता है। एकर देखाड़ है, और इसी को अगर पहले ही जान जाए तो एकांकी का कला सुंदरी जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट भाषा शैली। एकांकी कारक भाषा शैली पाठक के रिझवा है। एकांकी का जो भाषा शैली है वो पाठक को रिझाता है। आपन बाटे खींचा है, अपनी ओर खींचता है। आपन बाटे मोह है और मोह बांध के रख पा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हैं। से खातिर एकांकी के भाषा शैली सहज और सरल हैवक चाहिए, इस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है इसमें परंपरा और विकास, लेखन परंपरा और विकास। तो इसमें है कि खोटा शिष्ट साहित्य, मतलब खोटा शिष्ट साहित्य में एकांकी लिखने का शुरुआत तो श्रीनिवास पानुरी जी के मानल जाए पा रहा है। तो एकांकी लिखने का शुरुआत जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी को माना जा सकता है। मगर उनकर लिखल नाटक एक अंक कर नाम ना है, लेकिन उनके लिखे हुए नाटक का अंक का नाम नहीं है। और दृश्यों बेसी है और दृश्य भी ज़्यादा है, तकर चलते उनका एकांकी लेखक ना मानल जा पा रहा है। तो जिसके कारण से उनको एकांकी लेखक नहीं माना जा सकता है। मतलब ऐसे तो शुरुआत उन्हीं के दौर से हो चुका है, मतलब उन्हीं को माना जा सकता है, लेकिन ये रीज़न है जिसकी वजह से उनको एकांकी लेखक नहीं माना जा सकता। एकांकी लेखक परंपराएं स्वबले आगू भोला राम महतो कर लिखल एकांकी बेटवा पुथैया। तो एकांकी लिखने के परंपरा में सबले आगू मतलब सबसे आगे भोला राम महतो, इनका नाम आता है। कर लिखल एकांकी, इनका लिखा हुआ एकांकी बेटवा पुतहिया, बेटा और बहू तितकी 1983 अंक में छपल रहे। तो ये नाटक जो ये एकांकी जो है ये तितकी पत्रिका में 1983 में छपा था। ओकर बादे वो एकांकी आर कहूँ नहीं छपल, और उसके बाद ये जो एकांकी है ये कहीं भी नहीं छपा। एकर बादे 1985-86 में राम टहल ओहदार, 1985-86 में राम टहल ओहदार का मैलाइल हवा मतलब गंदा हवा, मैलाइल हवा मतलब गंदा हवा एकांकी नाटक लिखाइल के। तो इसके बाद जो है ये मैलाइल हवा जो कि एकांकी नाटक है इसको लिखा गया। यह पर मतलब इसी समय बीरबल महतो कुइर कलवा, तो इनका जो एकांकी है कुइर कलवा लिखा गया। शांति भारत
शांति भारत के लिखा हुआ फूल एकांकी का नाम है फूल। तो फूल एकांकी क्लासिक किताबें शामिल करल गेल है, मतलब क्लास के किताबों में भी शामिल किया गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, उपनाम सुधाकर है, इनके जोंक नामक किताब झरोखा प्रकाशन रांची से छपल है। तो इनका जोंक नाम का एक किताब है जो झरोखा प्रकाशन रांची के द्वारा छपाया गया है। एकर में 6 गो एकांकी शामिल है और इसमें 6 एकांकी शामिल है। बेटवा पुतहिया में पारिवारिक समस्या पर लिखल गेल है। अभी जो पढ़े हम लोग बेटवा पुतहिया, इसमें पारिवारिक समस्या पर लिखा गया है। फूल एकांकी है और जो फूल एकांकी है उसमें शांति भारत विपरीत में फूल कर करम बुझावल हथ। तो समस्या के समय मतलब कि विपत्ति के समय फूल का महत्व समझाया है इसमें। फूल का करम मतलब फूल का क्या कार्य होना चाहिए वो चीज़ अपने एकांकी में बताया। बुझावल है हथ मतलब बताया गया है। फूल का महत्व, फूल मतलब वो फ्लावर नहीं है, ये फूल एक अदर कास्ट में रिलेशन जोड़ करके दोस्त बनाया जाता है, तो वही फूल है। और ये कल्चर आज भी गांव में देखने को मिलता है कि सेम कास्ट में नहीं होना चाहिए, अदर कास्ट में परंपरा के अनुसार एक दोस्त बनाया जाता है जिसको फूल कहा जाता है। तो वही वाला खराब समय में मतलब विपत्ति के समय में फूल का क्या कर्म होना चाहिए, फूल का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उस चीज़ को बुझाया गया है, समझाया गया है। मनपूरन गोस्वामी कर लिखल आपन मंगल। तो मनपूरन गोस्वामी का लिखा हुआ एक एकांकी है आपन मंगल मतलब अपना भला। एकांकी में काना पतियारी मतलब अंधविश्वास, काना पतियारी का मतलब होता है अंधविश्वास। काना पतियारी विचार के राखल गेल है, इस काना पतियारी विचार को रखा गया है। एकर में देखल गेल है कि और इसमें दिखाया गया है कि बाभनेक बेटा बिना पढ़लो पंडित कहायत। मतलब बाभनेक मतलब यहाँ हो गया आपका पंडित जी के बेटा जो है बिना पढ़लो मतलब बिना पढ़े भी पंडित कहायत मतलब पंडित ही कहलाते हैं। आर दोसर कर बेटा मतलब दूसरे का बेटा जो है कतनो पढ़ल रहे उ बाभन कर गोड़ धरबे करत। मतलब कि बाभन का पैर जो है वही धरता रहेगा। मतलब दूसरा का बेटा कितना भी पढ़ ले तो वो फिर भी बाभन का पैर पढ़ता रहेगा। तो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है खोटा आत्मकथा, स्वरूप और लेखन परंपरा। तो आत्मकथा क्या है? तो लेखक आपन जीवनी आपने लिखा है। लेखक जो है अपना जीवनी खुद ही लिखता है, ओकरे आत्मकथा कहल जाए और उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? आत्मकथा। एकर में वो आपन बीतल सुख दुखक अनुभव के आधारे लिखा है और इसमें लेखक जो है अपना बीता हुआ सुख दुख के अनुभव के आधार पर लिखते हैं। ई नियर आत्मकथा लेखक आप बीती आर जग बीती बात लागे। इस तरह से देखा जाए तो आत्मकथा जो है लेखक का आप बीती और जग बीती बात है। आत्मकथा एक नियर जीवनीय लागे। आत्मकथा एक प्रकार का जीवनीय है, मगर जीवनी दोसर कोई लिखा है, लेकिन जीवनी जो है किसी का वो दूसरा कोई लिखता है, जबकि आत्मकथा जो है वो खुद ही लिखा जाता है। खोटा में आत्मकथा विधा पर एखन तक कोई रचना न खे लिखाइल। खोटा में आत्मकथा कैटेगरी पर एक भी मतलब कोई भी रचना नहीं लिखाया गया है अभी तक। हाँ, महेंद्र नाथ गोस्वामी, लेकिन महेंद्र नाथ गोस्वामी जी जो है सुधाकर जी आत्मकथा संकलन 2017 में बहरावे मन बनाए के कुछ संकलनों करला। मतलब कि महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी जो है वो आत्मकथा संकलन 2017 में पब्लिश करने का मन बना करके कुछ संकलन किए थे, मगर वो अखन तक छपल ना है, लेकिन ये अभी तक छपा नहीं है। ई नियर ई विधायक खोटा रचना शून्य है। इस तरह से अगर देखा जाए
तो इस कैटेगरी में खोटा का रचना अभी तक क्या है, शून्य है। तो शून्य है तो विकास का क्रम भी कुछ नहीं होगा। अब आता है शब्द चित्र या रेखा चित्र। शब्द चित्र बा रेखा चित्र गद्य साहित्यक एगो विधा लगे। ये भी क्या है, शब्द चित्र या रेखा चित्र जो है वो गद्य साहित्य का एक विधा है, जकरा अंग्रेजीय स्केच कहल जा है, जिसमें अंग्रेजी में जिसको अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। आप लोग करैक्टर स्केच वगैरह पढ़े होंगे क्लास 10 में। मगर स्केच चित्रकला कर अंग लागे, लेकिन स्केच जो है वो चित्रकला का अंग है, जकर में चित्रकार जो है लकीर खींच के कोनो चीज़ वस्तु मतलब कोई चीज़ या वस्तु आदमी या कोई दृश्य कर छापा उखड़वल जाए, मतलब किसी चीज़ को छापा जाता है लाइन खींच के। मगर साहित्य जकरा रेखाचित्र कहल जाए, लेकिन साहित्य में जिसको रेखाचित्र कहा जाता है ओकर में कम से कम शब्द में कलात्मक ढंग से कोनो चीज़ वस्तु मतलब कोई चीज़ या वस्तु बा दृश्यक मतलब कोई दृश्य को वर्णन किया जाता है। एकर साधन शब्द रहे, और यहाँ पे साधन जो है वो क्या रहता है, शब्द। मतलब साहित्य में अगर रेखाचित्र बोले तो यहाँ पे साधन क्या है, शब्द। जबकि अगर चित्रकला में स्केच कहा जाए तो वहाँ पे साधन क्या होगा, स्केच पेंसिल। तो यहाँ पे रेखा नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका शब्द है। कहानी से शब्द चित्र बेसी मेल रहा है, कहानी और शब्द चित्र का जो है मेल ज़्यादा है। सैक चलते मतलब जिसके चलते ढेर कोई कहानी और शब्द चित्र के फ़र्क ना कर पा रहे, जिसके कारण बहुत कोई जो है कहानी और शब्द चित्र में अंतर नहीं कर पाता है। और शब्द चित्र के कहानी के शब्द चित्र कह देहत, जिसके कारण शब्द चित्र को कहानी या फिर कहानी को शब्द चित्र कह देता है। रेखा चित्र में मतलब शब्द चित्र में कहानी गहराई का अभाव रहा है, शब्द चित्र में कहानी के गहराई का अभाव रहता है, जबकि कहानी में कोनो न कोनो कहानी जरूर रहा है, लेकिन कहानी में कोई न कोई कहानी रहता है, मतलब गहराई रहता है। शब्द चित्र के वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक रूपे बांटल गया है। शब्द चित्र को इन 4 भाग में बांटा गया है। खोठाएँ शब्द चित्र लिखे की शुरुआत, खोठा में शब्द चित्र लिखने का शुरुआत 1980 के बाद शुरू है, 1980 के बाद से शुरू हुआ है। मगर अखन तक मोटे 2 शब्द चित्र कर पता चलल है, लेकिन अभी तक मोटे 2 शब्द चित्र का पता चला है। पहल शब्द चित्र एके झा जी पूटी और पालू, तो एके झा जी का जो शब्द चित्र है पूटी और पालू नाम का लिखा है, जे इंटर क्लास किताब खोठा गद्य पद्य संग्रह में छपल है, जो कि इंटर क्लास की किताब खोठा गद्य पद्य संग्रह में छपा है। और दूसरा जो शब्द चित्र है BN ओहदार, किसने बनाया, किनका लिखा हुआ है, BN ओहदार। रईस का नाम क्या है, रईस का नाम से लिखल है। BN ओहदार जी दूसरा वाला लिखे हैं रईस का नाम से। जे 9 क्लास किताबें 2 डायर परास फूल में छपल है, जो कि 9 क्लास के किताब में जिसका नाम है 2 डायर परास फूल, उस किताब में छपा है। ये दुइयों झा जुगे खोठा साहित्य में है, और ये दुइयों जो है दोनों रचना जो है वो झा जुग में खोठा साहित्य में है। तो इस तरह से आपका शब्द चित्र भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खोठा जीवनी, और आपका 2-3 टॉपिक और बचा है उसको भी। खोठा जीवनी के बाद यात्रा वृत्तांत के बाद है आपका आलोचना, फिर निबंध, खोठा निबंध, उसके बाद खोठा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि लेखक का परिचय। तो यहाँ पे है आपका श्रीनिवास पानोरी जी का, जो छूट गया था इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक और क्लास आएगा जिसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका 20 मार्क्स वाला कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।